नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द होलीनेस द दलाई लामा ने रिसेंटली अपना सक्सेशन प्लान जाहिर किया एंड उसके ऊपर चाइना की उन्होंने निंदा करी, लेकिन चाइना ने इसको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। और इसके ऊपर जब भारत के एक मंत्री ने सपोर्ट किया द दलाई लामा के सक्सेशन प्लान को, तो चाइना ने सीधा सीधा बोल दिया कि भारत तुम तिब्बतियन मैटर्स में इंटरफियर मत करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। भारत ने क्या कहा कि हमारी जो सरकार है वो कोई भी मैटर्स ऑफ फेथ पे बात नहीं करती है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया भारत सरकार ने कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करते हैं और चीन तुम तिब्बत के रिलीजियस मैटर्स में दखल अंदाजी मत करो। आए गए दिन साथियों हमें इंडिया और चाइना एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखते हैं, लेकिन इस बार जो विवाद है वो कोई बैटल के वजह से नहीं है या बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के वजह से नहीं है या कोई टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन ये जो विवाद है वो है स्पिरिचुअल लेवल पे। बात हो रही है कि 90 द दलाई लामा का 90th बर्थडे पे दलाई लामा ने यह चीज बोल दिया कि उनका री इनकारनेशन होगा और उसका फैसला सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन करेगा जो होगा गेडेन फुद्रांग ट्रस्ट, जिसको उन्होंने स्वयं बनाया है। और चाइना ने इस पूरे बयान को ही खारिज कर दिया, कहा कि हम द दलाई लामा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम इस चीज को अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक और लीगली जो चाइना का सिस्टम है वही दलाई लामा को सिलेक्ट करता है। अब आप सोचते रहोगे कि भाई चाइना ने ऐसा कौन सा सिस्टम बना दिया जो द दलाई लामा को सिलेक्ट करता है कि भाई अगला दलाई लामा कौन है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि दलाई लामा का सक्सेशन जो है क्या वो एक रिलीजियस ट्रेडिशन है कि क्या वो एक जियोपॉलिटिकल हथियार है जो चाइना आए गए दिन यूज करते रहता है अपने इस एरिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जो है तिब्बत। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा और वो दलाई लामा क्या भारत से हो सकते हैं कि चीन से होंगे, और यहां पर क्या भारत और चीन के बीच में एक युद्ध शुरू हो सकता है। और याद रखना स्पिरिचुअल युद्ध की बात कर रहा हूं, और इस डिसीजन सक्सेशन प्लान का इंपैक्ट भारत और पूरे विश्व के ऊपर कैसा पड़ेगा। अब कहानी में हुआ क्या कि द दलाई लामा ने अपने 90 जन्मदिन पे कह दिया कि जो दलाई लामा का री इनकारनेशन है वो होगा। और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब इन्होंने द होलीनेस ने जब सबको एड्रेस किया तो सबको ये चीज अच्छा लगा, पूरे दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया जब इन्होंने ये ऐलान किया। लेकिन तुरंत ही क्या हो गया ना कि चाइना ने इस चीज को बेकार कर दिया। चाइना ने कहा कि भाई हम इस चीज को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो दलाई लामा के स्पष्ट शब्द क्या थे कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू आफ्टर मी, और इसका मूल अधिकार सिलेक्ट करने का मेरे ही ट्रस्ट के ऊपर रहेगा। अब सोचिए, एक 90 साल के व्यक्ति जो इस दुनिया के सबसे बड़े शांति के प्रतीक माने जाते हैं, जो आज के टाइम में धर्मशाला भारत के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, क्या वो स्टेटमेंट चाइना की बुनियाद हिला देता है क्या वो स्टेटमेंट चाइना की नींव को हिला देता है क्या? क्योंकि चाइना जो तिब्बत के ऊपर कब्जा कर चुका है 1950 के दशक से ही, जो यहां पर अपना कब्जा बना के रखा हुआ है, क्या उसने तिब्बत के सॉवरेंटी के ऊपर एक सवाल उठाया है कि तिब्बत जो है चाइना से अलग है? तो ये मुद्दा है जिसकी वजह से चाइना जो है वो घबराते चले जा रहा है। अब बात ये हो रहा है कि ये जब स्टेटमेंट हुआ, ये सब जब चीजें हुई, जब द होलीनेस दलाई लामा ने अपना सक्सेशन प्लान लाया, उसके बाद हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई दलाई लामा जो चुनने का अधिकार है ना, वो उनकी इंस्टीट्यूशन ही तय करेगी और चाइना का इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक बहुत ही बोल्ड डिप्लोमेटिक सिग्नल था। अभी यूजुअली क्या होता है कि इंडिया जो है वो तिब्बत पे हमेशा कॉशियस रहता है, वो कभी इतना ज्यादा बयान नहीं देता है बॉर्डर टेंशंस की वजह से। लेकिन इस बार जो इंडिया है, इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने ओपनली द दलाई लामा को सपोर्ट किया है। अभी तक दलाई लामा धर्मशाला में थे, हमने कल्चरली उनको सपोर्ट किया था, लेकिन अब पॉलिटिकली एंड जियोपॉलिटिकली एंड इंटरनेशनली भी हमने उन्हें सपोर्ट किया। और ये स्टेटमेंट सिर्फ चाइना के नैरेटिव को काउंटर नहीं करता है, ये इंडिया का जो सॉफ्ट पावर का लेवरेज है ना, ये उसे भी आगे बढ़ाता है।
क्योंकि तिब्बत जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर अगर भारत का थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस रहेगा, और भारत हमेशा से ही कल्चरली रिच एरिया रहा है, तो अगर भारत इस एरिया को सपोर्ट कर रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की वाहवाही तो होगी ही होगी, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा इस चीज को सॉफ्ट पावर के माध्यम से आगे लेके जाएगा और जियोपॉलिटिक्स में एक अव्वल लेवल पे आएगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत यहां पर समर्थन क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत जो है वो शांति का प्रतीक है, और द होलीनेस दलाई लामा भी शांति के प्रतीक है। और जब किरण रिजिजू जी ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके तुरंत बाद चाइना ने तो कह दिया था कि भाई भारत तुम इन सब चीजों के अंदर मत पड़ो, और ये जो द दलाई लामा को चुनने का जो तरीका है ना, वो चाइना में बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा है। क्योंकि ये जो रीइंकारनेशन ऑफ बुद्धास है, जैसे कि दलाई लामा हो गए, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम से चुने जाते हैं जिसको कहा जाता है द गोल्डन अर्न। अब ये जो गोल्डन अर्न का सिस्टम है, ये चाइना के अंदर 1793 में ही वहां पर किंग डायनेस्टी थी, उसने इसकी शुरुआत करी थी, ताकि जो सिलेक्शंस किए जाए ना उसके अंदर करप्शन वगैरह ये सब चीजें ना हो। और इसी चीज को चाइना ने 2007 के जो गाइडलाइंस है ना उसके तहत रिवैम्प भी कर दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा आयरनी क्या है पता है आपको? कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियली एथिस्ट है, और ये जो 2007 का रेगुलेशन चाइना बोलता है वो तो कम्युनिस्ट है ना, तो वो तो कोई धर्म को मानता ही नहीं है। तो एक एथिस्ट देश कैसे एक थीइस्ट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर सकता है? एक नास्तिक देश कैसे एक आस्तिक वाले मुद्दों के ऊपर बात कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और चाइना जो है इस गोल्डन अर्न के फिलॉसफी से कि चाइना को ही अधिकार दिया गया है कि द दलाई लामा के चीजों को जो दलाई लामा के सक्सेसर्स है उनका अप्रूवल चाइना से लेना पड़ेगा। ऑल्दो अगर वो सिलेक्ट करें लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके वो लीगल रहेंगे। तो भाई एक नास्तिक देश कैसे आस्तिक चीजों में सवाल उठा सकता है, कैसे उसमें दखल अंदाजी कर सकता है? तो सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक लेवल को प्रोत्साहित करने की बात है या उसको रोकने की बात है स्टेट के दम पे? तो दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो क्या गोल्डन अर्न का ये जो सिस्टम था क्या वो सही में धार्मिक है, या चाइना बस एक पॉलिटिकल वेपन के तहत इनको कंट्रोल करना चाहता है? सो दैट इज गोइंग टू बी द मेजर अंडरस्टैंडिंग यहां पर। अब जब हम अगला बात करें, सो देन देयर इज गोइंग टू बी द बिगर क्वेश्चन हियर इज दैट ऑफ द टू लामास। अब यहां पर क्या है कि दो तरीके के दो लामास थे, एक तो है द दलाई लामा हिज होलीनेस, और दूसरे हैं पांचेम लामा। अब हुआ क्या कि जनरली जो पांचेम लामा होते हैं वो द दलाई लामा को सिलेक्ट करते हैं, और जो द दलाई लामा है वो पांचेम लामा को सिलेक्ट करते हैं। तो 1995 में द दलाई लामा ने क्या किया था कि एक पांचेम लामा को उन्होंने सिलेक्ट किया था कि भाई ये रीइंकारनेशन है। चाइना ने क्या कर दिया भाई, 2 ही दिन में इन 6 साल के बच्चे को चाइना ने गायब कर दिया, और उसके बाद ये बच्चे को कभी देखा ही नहीं गया। और चाइना ने इसके बदले क्या किया, खुद का एक पांचेम लामा खड़ा कर दिया। इनका नाम है ग्याल्त्सेन नोरबू, और ये जो व्यक्ति है ये आज के टाइम में वही नास्तिक देश के नास्तिक पार्टी के आस्तिक प्रवक्ता हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं और उसके ऑफिशियल एडवाइजर भी हैं। सो टिबेटियंस ये चीज को टोटली एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई दो पांचेम लामा अगर हैं तो ये जो हैं वो चाइनीज के पांचेम लामा है, जिसको चाइनीज की गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। लेकिन जो टिबेटियंस स्पिरिचुअल टिबेटियंस है वो इन लामा को प्रमोट करते हैं। तो टिबेटियंस इनको जो है चाइनीज लामा कहते हैं, चाइनीज पांचेम के नाम से कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यहां पर भी 2 दलाई लामा उठ के आएंगे क्या? क्योंकि जो दलाई लामा के ट्रस्ट पे सिलेक्ट होगा, ओके, जो ये मतलब जब हम 2 दलाई लामा की बात करते हैं तो एक तो वो होगा जो दलाई लामा ने जिस ट्रस्ट को ये नेतृत्व दिया है, एक तो वो सिलेक्ट करेंगे, शायद इंडिया या नेपाल से अगले दलाई लामा हो सकते हैं, और दूसरे जो दलाई लामा हैं एक चाइना। अब सवाल ये है कि अगर एक दलाई लामा को अभी सिलेक्ट कर लिया तो भाई उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? चाइना ने जैसे ये पांचेम लामा को अगवा कर लिया था, गायब कर दिया और अपने व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो शायद इस दलाई लामा को भी तो वो कब्जा कर सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी तो उनकी इंटेलिजेंस वगैरह तो इतनी है, क्योंकि जब तक तिब्बत है
तब तक उनके इस अखंडता के ऊपर सवाल उठते रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो चीनियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो ये जो सक्सेशन है ना, इट इज फार मोर देन अ सक्सेशन। ये जो धर्म है उसको डिवाइड करने की बात हो रही है जब दो लामाओं की बात हो रही है, क्योंकि चीन बाहर के किसी लामा को जीने नहीं देना चाह रहा है और वो खुद का लामा खड़ा करना चाहता है। लेकिन यहां पर दलाई लामा ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई अगर चाइना ने कभी भी खुद का लामा सिलेक्ट किया ना, तो वो चाइनीज लामा कहलाएगा और वो सही वाला लामा नहीं रहेगा, क्योंकि दलाई लामा ने ओपनली कह दिया कि अगला लामा जो है वो चीन से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर दो दलाई लामा होते भी हैं तो आप चीन के बाहर वाले दलाई लामा को सही तरीके से समझेंगे। तो अब सवाल ये है कि ये जो चीज है, ये मुद्दा है, ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है कि चाइना जो है वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है, दलाई लामा लेकिन इसके बदले फ्रीडम की बात करते हैं। और इंडिया जो है इन सब मुद्दों पे बहुत सोच समझ के बातें करता है। लेकिन असली बात ये है कि तिब्बत की आइडेंटिटी जो है वो किसके हाथ में जाएगी फिलहाल के लिए। अगर अगर ये जो पूरा सिचुएशन है उसके अंदर क्या होगा, तो इंडिया के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है कि जो दलाई लामा जो हैं उनका अगर प्रेजेंस इंडिया के अंदर है तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो दुनिया भर में बढ़ेगा। और अगर इंडिया के पास द दलाई लामा का सपोर्ट है तो इंडिया का कहीं ना कहीं बॉर्डर लेवल पे इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में जब तिब्बत चाइना के पास है तो चीन जो है वो कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन चाइना के लिए द दलाई लामा अगर उनके होंगे तो उसके पास क्या होगा कि चाइना का अगर द दलाई लामा होंगे तो चाइना जो है तिब्बत की आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि तिब्बत जो है ना वो रेजिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि तिब्बत कभी चाइना का भाग था ही नहीं। तो यहां पर जो है तिब्बत की आत्मा चाइना पकड़ लेगा अगर द दलाई लामा वो खुद चुनता है, और वो इस चीज का एक ऐसा नैरेटिव बनाएगा, एक ऐसा फेथ जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि जो भी यहां पर लोग उठेंगे उसको दबा देगा। अब ग्लोबल स्टेज पे ये जो मसला चल रहा है, यूएसए, यूरोप, यूके, सब कोई चीन को बोल रहा है कि भाई तुम रिलीजन के अंदर दखल अंदाजी मत दो। इंडिया ने भी कहा, और जो अलग अलग तिब्बतियंस है वो लोग भी इनको कह ही रहे हैं कि भाई तुम दखल अंदाजी मत दो। लेकिन अब बात ये है कि ये चीज तो चीन कभी ना करने से रहा। चीन तो हमेशा दखल अंदाजी देगा क्योंकि तिब्बत उसके अस्तित्व के लिए उसको खतरा लगता है। बट सवाल ये है कि अब दलाई लामा को चुना कब जाएगा, क्योंकि द होलीनेस दलाई लामा स्वयं 90 साल के हो चुके हैं और उन्होंने ये चीज अनाउंसमेंट भी कर दिया कि अभी दलाई लामा सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब लेकिन इस दलाई लामा के सिलेक्शन में जो ऑलरेडी हिज होलीनेस हैं उन्होंने क्या क्या नैरेटिव्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो दलाई लामा है ना वो शायद एक अडल्ट भी हो सकते हैं। जनरली बच्चे होते थे और उनको लाया जाता था, उनको शिक्षित किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि एक बड़ा व्यक्ति भी द दलाई लामा हो सकता है। इसके अलावा ये कह दिया कि ये जो सक्सेसर होगा ये शायद इंडिया के अंदर एग्जाइल में पैदा हो चुका होगा, या ये सक्सेसर एक लड़की भी हो सकती है। और चाइना जो है यहां पर ये जब स्टेटमेंट्स हो रहे हैं तो चाइना के ऊपर ये प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और शी जिनपिंग ने रिसेंटली अपने जो पांचेम लामा हैं उनको ये चीज कह दिया कि भाई तुम जो है ना ये जो सिनेसाइजेशन ऑफ रिलीजन है ना तुम इसको बढ़ाओ आगे। अब सवाल ये है कि ये सिनेसाइजेशन ऑफ रिलीजन मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि रिलीजन को एक चाइनीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर लेके आओ। मतलब एक नास्तिक देश आस्था को अपने देश के नीचे लाएगा और उस हिसाब से स्पिरिचुअल लेवल पे पूरे तिब्बत को कब्जा करने का बात कर रहा है। सो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सक्सेशन प्लान है ये एक स्पिरिचुअल फ्रीडम को प्रमोट करेगा कि चीन के दखल अंदाजी की वजह से धर्म जो है वो स्टेट के नीचे आएगा। तो दलाई लामा के बाद तिब्बत का क्या होगा, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। अब आप, मैं और ये पूरी दुनिया और ये जो तिब्बतियंस हैं या वो रूल करेंगे या यहां पर वो रिलीजियस फ्रीडम रहेगा, या तिब्बत के अंदर एक अथॉरिटेरियन रेजिम आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है और यही देखना है हमें। तो इसी चीज के साथ आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग करियर फर्स्ट IAS अकेडमी। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट, पर्सपेक्टिव वाले कंटेंट आपको देने का प्रयास रहेगा हमारा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, टेक केयर।